पार्ट नंबर 27। पेशकश मीरे कारवान। लाश के आसपास कहीं भी खून का एक कतरा तक नजर नहीं आ रहा था, जिसका मतलब था कि उसे कहीं और कत्ल करके लाश यहाँ फेंक दी गई थी। हरिओम हरिओम, एक आदमी बुड़बड़ाया। उसके हाथ में पीतल की गड़वी थी जिसे पानी भरा हुआ था। उसने गड़वी में उंगलियां भिगोकर सोबराज की लाश पर पानी के छींटे डाले और हरिओम की गर्दान करते हुए एक तरफ चला गया। हजूम बढ़ रहा था। मैं सोबराज की लाश से कोई भी ताल्लुक जाहिर किए बगैर पीछे हट गया, बिल्कुल अजनबियों की तरह। सोबराज का ये बहिमाना कत्ल मेरे लिए पैगाम था, खेल शुरू हो जाने का, और मैं इस खेल को अंजाम तक पहुंचाने के लिए पूरी तरह तैयार था। पंडित सोबराज के इस बहिमाना कत्ल ने मुझे झंझोड़ कर रख दिया, और मैं जानता था कि उसे इस तरह बेरहमी से मौत के घाट उतारने वाला भी एक पंडित था। ये लोग ऐसे ही किरदार के मालिक थे। मंदिरों के सिंहासन पर बैठकर नेकी और भलाई का प्रचार करते थे, और इन्हीं मंदिरों को उन्होंने कत्लगाहें और अय्याशी के अड्डे बना रखा था, और अपनी इन सरगर्मियों में किसी की भी मुदाखलत बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। इसका तजर्बा मुझे पहले भी हो चुका था, और मैं अब भी बड़े बसौक से कह सकता था कि सोबराज उनकी नज़रों में आ गया होगा। और ये बात भी मैं पूरे वसौक से कह सकता था कि सोबराज को मंदिर में किसी जगह कत्ल करके उसकी लाश वीरान सड़क पर फेंक दी गई थी। उसका मतलब ये भी था कि पंडित प्रज्ञाराज अकेला नहीं था। इस घिनौने फेल में उसके साथ कोई और भी शरीक था। मुमकिन है वही दो पंडित, या इनमें से कोई एक, जिन्होंने चित्रा प्रीतम की बेटी और शौहर को कत्ल किया था, उसके साथ हो। वापस जाते हुए मैं ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहा था कि ये वाक़या किस तरह पेश आया होगा। उन्हें सोबराज पर किसी किस्म का शुबा हुआ होगा, और वह किसी तरह उसे मंदिर के तहखाने में या किसी और जगह पर ले गए होंगे। उसे मौत के घाट उतारने से पहले उससे पूछगछ भी की होगी, उस पर तशद्दुद भी किया होगा। सोबराज अगरचे हादसा सख्त जान वाक़या हुआ था, लेकिन मैं जानता था वो ज़्यादा देर तक तशद्दुद बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मुझे याद था जब मैं उठाकर उसे धूलपुर ले गए थे, और बबोल के जंगल में मैं उसे दारा और बलवंत सिंह के बारे में पूछना चाहता था, तो पहले तो वो मुकाबले पर उतर आया, लेकिन मेरे 2-4 हाथ खाने के बाद उसने उगल दिया था कि दारा वगैरह पहाड़ियों में काली के मंदिर की तरफ गए हैं। और चंद हफ्ते पहले जब मैं बमला के साथ उसका पीछा करते हुए उसके बंगले पर पहुंच गया था, उस रोज़ भी उसने बहुत जल्द हथियार डाल दिए थे, और गुज़श्ता रात वो पंडितों के हत्थे चढ़ गया था जिन्होंने उसे उधेड़ के रख दिया था। पंडित प्रज्ञाराज ने उससे ज़रूर पूछा होगा कि वो किसके कहने पर उसकी निगरानी कर रहा है। ज़्यादा तशद्दुद से बचने के लिए उसने मेरे बारे में बता दिया होगा, जिसका मतलब था कि अब मैं भी महफूज नहीं था, और मुझे भी अपना बंदोबस्त कर लेना चाहिए था। यही सब कुछ सोचते हुए मैं चित्रा की कुटिया पहुंच गया। मेरे चेहरे पर कुछ ऐसे तासरात थे जिससे चित्रा ने सूरत हाल को भांप लिया था। तुम्हारी सूरत पर 12 क्यों बज रहे हैं? वो मेरे चेहरे को तकते हुए बोली। सोबराज का कुछ पता चला? सोबराज को मार दिया गया है। मैंने उसकी उधड़ी हुई लाश देख कर आ रहा हूँ। मैंने दीवार के साथ टेक लगाकर बैठते हुए कहा। ओह, ये सब कैसे हुआ? वो भी मेरे सामने बैठ गई। ये तो मैं नहीं जानता कि ये सब कैसे हुआ, लेकिन उसका किस्सा बहरहाल ख़त्म हो गया है, और तुम फौरन पुलिस को इत्तला दे दो। वो मेरी बात काटते हुए बोली। प्रज्ञाराज के साथ अब किसी किस्म की रियायत नहीं होनी चाहिए। ठीक कहती हो, अब दरिंदों के साथ कोई रियायत नहीं होनी चाहिए, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उस पर हाथ कौन डालेगा। मैंने कहा, इसका तजर्बा तुम्हें खुद भी हो चुका है। तुमने इसे शनाख्त कर लिया था। पुलिस को इसकी निशानदेही की थी, लेकिन क्या हुआ? पुलिस ने और उन धर्मचारियों के सामने घुटने टेक दिए थे, और यहाँ तो हमारे पास उनके खिलाफ कोई सबूत भी नहीं है। हम कैसे कह सकते हैं कि सोबराज को पंडित प्रज्ञाराज या उसके साथियों में से किसी ने कत्ल किया है? तुम अपनी बेटी और पति के कत्ल की चश्मदीद गवाह थी, मगर तुम्हें जुटला दिया गया, और यहाँ महज शक और मफरूज़े की बुनियाद पर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कैसे हो सकती है? ठीक कहते हो। चित्रा गहरा सांस लेते हुए बोली। इसका मतलब है कि हमें खुद ही कोई कार्रवाई करनी होगी। हाँ,
लेकिन इससे पहले हमें अपनी हिफाजत का बंदोबस्त करना होगा। मैंने जवाब दिया, मुमकिन है सोबराज ने मेरे या हम दोनों के बारे में इन्हें बता दिया हो और वो लोग। 1 मिनट, चित्रा ने मेरी बात काट दी। तुमने कहा था कि सड़क पर जहाँ लाश पड़ी हुई थी वहाँ उस जगह के आसपास कोई खून नहीं था। हाँ, और मैं पूरे वसूख से कह सकता हूँ कि उसे किसी और जगह कत्ल किया गया था और लाश सड़क पर फेंक दी गई थी। इसका मतलब है कि उसे कई घंटे पहले कत्ल किया गया था। चित्रा ने कहा, हो सकता है वो रात के इब्तदाई हिस्से में उनके हाथ लग गया हो और आधी रात के करीब उसे कत्ल करके लाश वीरान सड़क पर डाल दी गई। जब लाश सड़क पर फेंकी गई तो उसका खून जम चुका था और वो खामोश हो गई। उसकी पेशानी पर लकीरें से उभर आई। क्या कहना चाहती हो? मैंने उलझी हुई नज़रों से उसकी तरफ देखा। अगर उसे आधी रात के लगभग भी कत्ल किया गया था तो उससे पूछगछ तो इससे भी बहुत पहले की गई होगी। चित्रा ने जवाब दिया। मेरा मतलब समझ रहे हो ना? उसे मेरी तरफ देखते हुए बात जारी रखी। अगर उन्हें तुम्हारे बारे में मालूम हो भी गया था तो उनके पास इतना वक्त था कि वो रात को ही किसी वक्त इस कुटिया पर हमला करके हमें मौत के घाट उतार देते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं तुम्हारा मतलब समझ रहा हूँ, मैंने कहा, लेकिन हो सकता है कि हमारा रिएक्शन जानने के लिए उन्होंने फौरी तौर पर कोई कार्रवाई ना की हो। ऐसे लोग बड़े खतरनाक होते हैं। हो सकता है हमें खामोश रहकर 1-2 दिन बाद वो कोई कार्रवाई करें। बहरहाल हमें मुहतात रहना पड़ेगा। हो सकता है कि तुम्हारा ख्याल दुरुस्त हो, चित्रा ने कहा और उठकर आतिशदान के पास चली गई। थोड़ी देर बाद चाय बनाकर वो दोबारा उसी जगह पर आ गई। चाय पीने के दौरान भी हम इसी मौजू पर बातें करते रहे। 9 बज चुके थे। कुछ आवाज़ें सुनकर मैं दरवाजे से बाहर आया। वो 8-10 अफराद थे, जिनमें मर्द, औरतें और बच्चे भी शामिल थे। वो हमारे सामने वाली नदी के साथ साथ चलते हुए तकरीबन 100 गज आगे जाकर रुक गए। मैं कुछ देर वहाँ खड़ा इधर उधर देखता रहा और फिर अंदर आ गया। मज़ीद आधे घंटे के बाद चित्रा मालूमात हासिल करने के लिए शहर की तरफ चली गई। उसने कुटिया की एक चाबी मुझे दे दी थी, लेकिन मैं अंदर बैठे रहने के बजाय बाहर घूमने लगा। बहुत सारे लोग स्नान के लिए उस नदी पर आ रहे थे। ये नदी तकरीबन निस्फ मील आगे जाकर चट्टान नुमा बड़े बड़े पत्थरों में घूमते हुए दरिया के दहाने पर जा मिलती थी। मैं आसपास के चट्टानों पर घूमता रहा। यहाँ दरख्तों की भी बहुतायत थी और खुदरो झाड़ियों की भी। बाज़ झाड़ियों में रंग बिरंगे फूल भी खिले हुए थे। एक जगह चट्टानों में एक छप्पर सा बना हुआ था। 4 आदमी तिरछी लकड़ियाँ खड़ी करके उन पर शाहों और झाड़ियों का साइबान बना रहे थे। उसके नीचे झाड़ियों का ही बिस्तर बिछा हुआ था। आस पास कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिससे जाहिर होता कि यहाँ किसी की रिहाइश का होगी। साधु और पंडित आबादी से दूर पुरसकून जगहों पर जाप वगैरह करते रहते हैं। मुमकिन है किसी ने इसी मकसद के लिए ये साइबान बना रखा हो, लेकिन इस वक्त वहाँ कोई नहीं था। इस वक्त दोपहर के 2 बजने वाले थे। मैं पहाड़ियों में घूमते घूमते थक सा गया था। कुछ देर आराम की गरज से साइबान के नीचे लेट गया। वो इन पहाड़ियों के ऊपर ऐसी जगह पर था जहाँ से उस नदी का कुछ हिस्सा और चित्रा प्रीतम की कुटिया भी नजर आ रही थी। मैं झाड़ियों के बिस्तर पर करवट के बल लेटकर उस तरफ देखता रहा और फिर एक आदमी को उस कुटिया के गिर्द मंडलाते हुए देखकर मैं चौंक सा गया। अगरचे सामने वाली नदी के तरफ और भी बहुत सारे लोगों की आमदोरफ्त थी, मगर घेरवें लिबास की वजह से वो आदमी दूसरों से बिल्कुल मुख्तलिफ लग रहा था। हो सकता है वो या तो यात्री ही हो कोई और महज तजस्सुस की बुनियाद पर उस कुटिया के इर्द गिर्द मंडला रहा हो। लेकिन फिर अचानक ही मेरे जहन में एक और ख्याल उभरा। घेरबे लिबास वाला वो शख्स पंडित प्रज्ञाराज का फरस्तादा भी हो सकता था। वो शायद मेरे बारे में मालूमात हासिल करना चाहता था और ये देखना चाहता था कि उस कुटिया में कौन कौन है, मगर कुटिया को ताला लगा हुआ था। घेरबे लिबास वाला वो शख्स कुटिया से दूर जा चुका था और फिर वो मेरी निगाहों से ओझल हो गया। मैं काफ़ी देर तक कुटिया की तरफ देखता रहा, लेकिन ना तो घेरबे लिबास वाला वो शख्स दोबारा नजर आया और ना ही कोई और मुश्तबा शख्स दिखाई दिया। धूप अगरचे तेज थी,
मगर मौसम बड़ा खुशगवार था। साइबान के नीचे साए में लेटे हुए हवा के झोंके बड़े ही फरहत बख्श लग रहे थे। हवा की थपकों से मेरी आंखें बंद होने लगी और थोड़ी ही देर बाद मैं नींद की वादी में खो गया। दोबारा मेरी आंख खुली तो सूरज मगरिब में पहाड़ी की चोटी पर झुक रहा था। मैं हड़बड़ा कर उठ गया, लेकिन दूसरे ही लम्हे मैं अपनी जगह पर साकत हो गया। घेरवेल बांस वाला वही शख्स चित्रा की कुटिया की खिड़की के पास खड़ा अंदर झांक रहा था। खिड़की खुली हुई थी। मैं कई रोज से उस कुटिया में रह रहा था और अच्छी तरह जानता था कि रात के वक्त कभी कोई खिड़की चित्रा नहीं खोलती थी। जिस जगह मैं बैठा था कुटिया का फासला वहां से 100 गज के करीब था। एक बार तो मेरा दिल चाहा कि खामोशी से जाकर उस शख्स की गर्दन दबोच लूं, मगर बड़ी मुश्किल से मैं अपने आप को इस इरादे पर अमल करने से बाज रख सका था। अब मेरा ये शुबा कवितर होता जा रहा था। मैं बड़ी मुश्किल से अपने आप को इस इरादे पर अमल करने से बाज रख सका था। अब मेरा ये शुबा कवितर होता जा रहा था कि उस शख्स का ताल्लुक मुखालिफ पार्टी से है। पहली मर्तबा मैंने उस शख्स को दोपहर 2 बजे के करीब कुटिया के आसपास मंडलाते हुए देखा था और अब वो दोबारा वहां पर नजर आया था, जबकि सूरज गुरूब होने में थोड़ी देर बाकी थी। वो कोई यात्री नहीं हो सकता था। यात्री तो गंगा जल में स्नान करते थे और मंदिरों की यात्रा के चक्कर में घूमते रहते थे। सुबह से अब तक कई यात्री उस नदी पर आए और वापस गए होंगे, लेकिन वो शख्स तकरीबन 4.5 घंटे गुजरने के बाद भी उसी जगह पर मौजूद था, जबकि आसपास कोई और जीरो दिखाई नहीं दे रहा था। वो कुटिया का पिछला हिस्सा था। घेरबे लिबास वाला वो शख्स काफी देर तक खिड़की के अंदर झांकता रहा और फिर खिड़की बंद करके शहर की तरफ जाने वाली पगडंडी पर चल पड़ा। मैं भी उस चट्टान से नीचे उतर आया और बड़े बड़े पत्थरों की आड़ लेते हुए तेजी से कुटिया की तरफ चलने लगा। सूरज इस वक्त गुरूब हो रहा था। धूप की अलविदाई किरणें मशरकी पहाड़ियों की चोटियों पर चमक रही थीं। मैं तेजी से चलते हुए कुटिया के सामने वाले रुख पर आ गया। नदी भी वीरान थी और आसपास किसी जीरो का निशान तक नजर नहीं आ रहा था। मैंने उस तरफ जाने वाले यात्री सूरज गुरूब होने से बहुत पहले ही वापस चले जाया करते थे। कुटिया को ताला लगा हुआ था। मैंने घूमकर पगडंडी की तरफ देखा। वो शख्स काफी आगे जा चुका था। अब इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं रही थी कि सोभराज ने मरने से पहले उन्हें हमारे बारे में बता दिया था। रात को उन्होंने कोई कार्रवाई करना मुनासिब नहीं समझा होगा और हो सकता है मौका ही ना मिला हो, लेकिन दिन में उन्होंने कुटिया की निगरानी शुरू करवा दी थी। कोई कार्रवाई करने से पहले शायद वो लोग ये जान लेना चाहते थे कि उस कुटिया में कौन कौन है। घेरवे लिबास वाला वो शख्स यकीनन उन्हीं का आदमी था। अगर वो कोई चोर होता और चोरी की नीयत से आसपास मुंडला रहा होता तो इस वक्त उसके लिए बेहतरीन मौका था। आसपास कोई नहीं था। उसने खिड़की भी खोल ली थी। वो बड़े इत्मीनान से अंदर दाखिल हो सकता था, लेकिन वो चोरी की नीयत से तो वहां नहीं आया था। वो शख्स काफी आगे निकल गया था। सूरज भी गुरूब हो चुका था, लेकिन मैंने उस शख्स को निगाहों से ओझल नहीं होने दिया। मुनासिब फासले से उसका पीछा करते हुए मैं चित्रा प्रीतम के बारे में भी सोच रहा था। सुबह 10 बजे के करीब मालूमात हासिल करने के लिए वो शहर की तरफ गई थी और अभी तक वापस नहीं आई थी। और फिर ये बात भी थी कि मैं खुद पहाड़ियों में घूमता रहा था और कुटिया की तरफ नहीं आया था। मुमकिन है दिन में भी किसी वक्त चित्रा कुटिया में आई हो और मुझे ना पाकर शहर वापस चली गई हो। अचानक ही मेरे जहन में एक और ख्याल उभरा, कहीं चित्रा भी तो उनके हत्थे नहीं चढ़ गई। वो जिस शख्स जिस तरह इत्मीनान से कुटिया के आसपास मंडला रहा था, उससे मेरे इस शक को तकवीयत भी मिलती थी। बहरहाल मैंने उस शख्स का ताकुब जारी रखा। वो शख्स पगडंडियों पर चलते हुए आबादी में दाखिल हो गया। शहर में बरकी रोशनियां जगमगा उठी थीं। मेन बाजार में पहुंचकर वो शख्स कुछ दूर तक चलता रहा और फिर एक और तंग से बाजार में दाखिल होकर एक आश्रम के दरवाजे में गायब हो गया। ये पुराना सा 2 मंजिला मकान था जिसे आश्रम में तब्दील कर दिया गया था। दरवाज़ा भी आम मकान की तरह था। उसके ऊपर आश्रम का बोर्ड लगा दिया गया था और वो बोर्ड भी खासा पुराना हो चुका था। वे तंग से बाजार में खासा रश होने की वजह से
ज़्यादातर दुकानें गिफ्ट आइटम की थीं। बहुत सारी दुकानें मूर्तियों से भी भरी हुई थीं। हर दौर आने वाले और वापस जाने वाले यात्रियों को अपनी ज़रूरत के मुताबिक हर चीज़ यहाँ से मिल जाती थी। वापस जाने वाले अपने अजीज़ों के, हरिद्वार आने जाने वाले यात्रियों को अपनी ज़रूरत के मुताबिक हर चीज़ यहाँ से मिल जाती थी। वापस जाने वाले अपने अजीज़ों के लिए कई तहाइफ खरीदारी के लिए ज़्यादातर इसी बाज़ार में किया करते थे। मैं आश्रम के सामने की सड़क के दूसरी तरफ रुक गया। वहाँ से चंद कदम के फासले पर ही कचौरी वाला एक ठेला लगाकर खड़ा था। कचौरियाँ तले जाने की इश्तिहा अंगेज़ खुशबू ने मुझे याद दिला दिया कि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था। मैं उस ठेले के करीब आ गया। और भी कई लोग खड़े कचौरियाँ खा रहे थे। मैं भी इन्हीं में शामिल हो गया। अचार और चटनी से गर्मा गर्म कचौरियाँ खाते हुए तबीयत खुश हो गई। इस दौरान मेरी नज़र मुसलसल आश्रम के दरवाजे पर लगी रही। बहुत सारे लोग आश्रम में आ जा रहे थे, लेकिन वो घेरवे लिबास वाला वो शख्स दोबारा नज़र नहीं आया था। कचौरियाँ खाने के बाद भी मैं ठेले के करीब खड़ा रहा। तकरीबन 1 घंटे के बाद वो शख्स आश्रम के दरवाजे पर दोबारा नमूदार हुआ, लेकिन अभी वो चंद ही कदम आगे बढ़ा था कि 4-5 आदमियों ने उसे रोक लिया। इन लोगों से बातें करने का अंदाज ऐसा था जैसे वो किसी बात पर झगड़ रहे हों। मैं भी सड़क पार करके उनके करीब पहुंच गया। यहाँ कोई मेरा सूरतशनास नहीं था, इसलिए पहचान लिए जाने का खौफ नहीं था। उन लोगों की बातों से मुझे घेरवे लिबास वाले उस शख्स का नाम भी मालूम हो गया। वो स्वामी परमानंद था और उस आश्रम का मुंशी था। और जो लोग उसे घेरे खड़े थे वो उसी आश्रम में रिहाइश पजीर थे और उससे अपने सामान के चोरी होने की शिकायत कर रहे थे। इस नोटिस बोर्ड पर लिखा हुआ है कि अपने सामान की हिफाजत खुद करें, चोरी वगैरह की जिम्मेदारी हम पर नहीं होगी। स्वामी परमानंद ने दरवाजे के साथ लगे हुए बोर्ड की तरफ इशारा करते हुए कहा, अब अगर सामान चोरी हो गया है तो इसके जिम्मेदार हम तो नहीं हैं। तुम लोग अपनी सामान की हिफाजत करनी चाहिए थी। स्वामी परमानंद उन लोगों से जान छुड़ाकर आगे बढ़ गया। 2 आदमी कुछ दूर तक उसके साथ गए, फिर वापस लौट आए। रोशनी में मुझे स्वामी परमानंद का जायजा लेने का मौका मिल गया था। उसका कद 5 फुट के लगभग था। शेप बाकायदगी से बनाने का आदी था, लेकिन मूंछें हांसी बड़ी थीं। गंजा सर, मगर दरमियान बालिश भर चुटियां थी। दोनों कानों में सोने की बालियां थीं और दोनों हाथों की उंगलियों में भी सोने और चांदी की कई अंगूठियां थीं, जिनमें मुख्तलिफ रंगों के नगीने जुड़े हुए थे। ऐसे लोगों को मुख्तलिफ मकामात और मुख्तलिफ सफ़ात के हामिल पत्थरों से हाथ लगाव होता है। मैंने उसका ताक़ुब जारी रखा। वो मुख्तलिफ सड़कों पर चलता रहा। उसका रुख गंगोत्री मंदिर की तरफ था। अब बिलाहिर मेरा अंदाज़ा दुरुस्त निकला। आधे घंटे बाद जब वो गंगोत्री मंदिर में दाखिल हुआ तो मेरे होंठों पर हफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। मंदिर की कुशादा सीढ़ियों पर लातेदार भिखारी बैठे हुए थे, जैसे कुछ लोग घूम फिर कर टहल रहे थे। उनमें औरतें भी थीं जो मंदिर में आने वाले यात्रियों का रास्ता रोक कर फूल बेच रही थीं। एक दुबली पतली उधेड़ उम्र औरत एक टोकरी में फूल, नारियल और मिठाई बेच रही थी। उसने मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की तो मैं पहलू बचा कर निकल गया। मंदिर के अंदर खासी तादाद में लोग मौजूद थे। मैं स्वामी परमानंद की तलाश में इधर उधर नजरें दौड़ाने लगा। सामने एक ऊंचे चबूतरे पर तकरीबन 2 फुट ऊंचा काले रंग का गोल पत्थर रखा हुआ था, जिस पर सफ़ेद रंग के चेहरे के नकूश बने हुए थे। उसके आसपास फूलों का अंबार लगा हुआ था और सामने चबूतरे पर लोग भेंट की जाने वाली चीजें रखते जा रहे थे। स्वामी परमानंद उस चबूतरे के पिछली तरफ एक खट्टे कट्टे पंडित के करीब खड़ा नजर आ गया। वो दोनों सरगोशियों में बातें करते रहे और फिर पीछे हटते हुए एक राहदारी में गायब हो गए। मैं उस तरफ लपका तो 2 उधेड़ उम्र औरतों ने मुझे रोक लिया। दोनों के हाथों में थालियां थी और दोनों थालियों में नारियल, मिठाई वगैरह रखी हुई थी। बेटा राम जी का प्रसाद, एक औरत ने थाली मेरे सामने कर दी। मैंने बर्फी की डली में से एक छोटा सा टुकड़ा तोड़कर मुंह में रखा और जब आगे बढ़ा, स्वामी परमानंद और दूसरा पंडित गायब हो चुका था। मैं मंदिर की राहदारियों में चकराता रहा, लेकिन इन दोनों में से कोई भी नजर नहीं आया।
मैं दोबारा मंदिर के उसी हाल में आ गया। कुछ देर बाद इधर उधर घूमता रहा और फिर बाहर आकर सीढ़ियों पर एक तरफ खड़ा हो गया। ये बात तयशुदा थी कि स्वामी परमानंद पंडित प्रज्ञाराज ही का आदमी था और उसे मेरे और चित्रा प्रीतम के बारे में मालूम करने के लिए ही कुटिया की तरफ भेजा गया था। लेकिन सवाल ये था कि चित्रा कहाँ गायब हो गई थी। अब मुझे उसकी तरफ से भी तशवीश होने लगी थी। स्वामी परमानंद के बारे में ये मालूम हो चुका था कि वो आश्रम का मुंशी था और उसे बहरहाल आश्रम ही में वापस जाना था। लेकिन ये भी हो सकता था कि वो रात उसी मंदिर में ही गुजार दे। लेकिन मेरा यह हदशा बेबुनियाद निकला। तकरीबन 1 घंटे के बाद स्वामी परमानंद मंदिर के एक साइड डोर से निकलते हुए नजर आया। वो दरवाज़ा मरकजी गेट से तकरीबन 15 फुट हटकर उस तरफ यात्रियों की आमदोरफ्त नहीं थी और वो दरवाज़ा शायद मंदिर में रहने वाले पंडितों और पुजारियों के लिए ही महसूस था। मैं अपनी जगह पर खड़ा रहा। स्वामी परमानंद को सीढ़ियों से उतरते देखता रहा। वो सीढ़ियाँ उतरकर 15-20 गज आगे जा चुका था। उसके पीछे आने के लिए मैंने जैसे ही कदम आगे बढ़ाया, किसी ने मुझे पीछे से मेरा बाजू पकड़ लिया। मैंने मुड़कर देखा। वो एक पुजारन थी। तवे जैसी काली रंगत, सफ़ेद बाल और सर से पैर तक गेरुए रंग की चादर में लिपटी हुई। चेहरे और कोहनी तक बाहों के सिवा उसके जिस्म का कोई हिस्सा नजर नहीं आ रहा था। ये पहली औरत थी जिसे मैंने इस तरह मुकम्मल तौर पर लिबास में छुपे हुए देखा था। स्याह चेहरे पर आंखों के चमकते हुए सफ़ेद दीदे और मोतियों जैसे दांत बड़ा खौफनाक और पुरस्कार तासर दे रहे थे। भीख मांगने के लिए लोग अजीबोगरीब हुलिये धार लेते हैं। यात्रियों को बेवकूफ़ बनाकर उनकी जेबों का बोझ हल्का करने के लिए अजीबोगरीब हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं। मैं उसे भी कोई ऐसी ही औरत समझा था जिसने गालबन भीख मांगने के लिए ये बहरूप धार रखा था। अरे क्या है, छोड़ो मेरा हाथ। मैंने उसे घूरते हुए एक झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया। शांत रहो, घबराओ नहीं, बेकार ने जवाब दिया। खुद बर जब्त करो वरना बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। मैं ये आवाज़ सुनकर चौंक गया और गहरी नज़रों से उसकी तरफ देखने लगा। उसके साथ ही मेरे मुंह से गहरा सांस निकल गया। वो चित्रा प्रीतम थी और मैंने महज आवाज़ से उसे पहचाना था। ओ तुम, मेरे मुंह से निकला। जल्दी चलो वरना वो निकल जाएगा। लेकिन वो तो अभी तक अंदर ही बैठा है। तुम किसकी बात कर रहे हो? चित्रा ने इधर उधर देखते हुए कहा। स्वामी परमानंद, वो अभी इस दरवाजे से निकल कर गया है। मैंने कहा। मैं दारा की बात कर रही हूँ, चित्रा ने जवाब दिया। वो इस वक्त मंदिर में मौजूद है। वो, मैं उछल पड़ा। मेरे दिल की धड़कन एकदम तेज हो गई थी। कहाँ है वो? आओ कहीं बैठकर बात करते हैं। चित्रा ने कहते हुए एक बार फिर मेरा हाथ पकड़ लिया और एक तरफ खींचने लगी। लोगों की आमदोरफ्त जारी थी। कई लोगों ने हमारी तरफ देखा भी था मगर किसी ने तवज्जो नहीं दी थी। हम सीढ़ियों से उतरकर कुछ दूर तक चलते रहे, फिर एक तंग से रास्ते पर मुड़ गए। चंद गज आगे खुली जगह थी जहां पहाड़ों से आने वाला पानी जमा होता था और उस तरफ मंदिर की दीवारों को छूते हुए पानी दूसरी तरफ बह रहा था। हम पानी के किनारे एक पत्थर पर बैठ गए। यहाँ अंधेरा था और आसपास भी कोई दूसरा मौजूद नहीं था। हम इत्मीनान से बात करते रहे। हाँ अब बताओ, मैंने चित्रा की तरफ देखते हुए कहा। तुम्हें कैसे पता चला कि दारा मंदिर में मौजूद है? मतलब तुमने उसे कैसे पहचाना? तुमने दारा का जो हुलिया बताया था वो उस पर बिल्कुल फिट बैठता है, चित्रा ने जवाब दिया। तुमने ये भी बताया था कि किसी मौके पर तुमने उसकी एक टांग तोड़ दी थी। वो एक बैसाखी के सहारे चलता है, लेकिन लगता है कि उसकी टांग पूरी तरह मफलूज नहीं हुई। किसी वक्त भी बैसाखी हटाकर वो एक टांग पर भी बोझ डालता है। मैं अपने आप में सनसनी की अजीब सी कैफियत महसूस कर रहा था। सोबराज का ख्याल दुरुस्त निकला था। दारा बिलाहिर यहाँ पहुँच ही गया था। अगर मुझे इसके बारे में पता न चलता तो ये उसके लिए महफूज तरीन जगह थी। उसने शायद यही सोचा होगा कि बाकी ज़िंदगी इन्हीं मंदिरों में गुजार देगा, लेकिन शायद वो भूल गया था कि मैं मौत का साया बनकर उसके पीछे लगा हुआ था। उसके साथ कोई और भी था। दूसरा कौन है? मैंने पूछा। ये तो मैं नहीं कह सकती कि उसके साथ कौन और यहाँ आया है, लेकिन पंडित प्रज्ञाराज का सामना हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है। दारा को मैं नहीं जानती, लेकिन
प्रीतम राज के बारे में बता चुकी हूँ कि इंसानियत के नाम पर कोई शय उसे छूकर नहीं गुजरी। वो दरिंदा है, होनहार भेड़िया। दारा भी उससे ज़्यादा कम होनहार दरिंदा नहीं है, मैंने कहा और चंद लम्हों के लिए खामोशी के बाद बोला, तुम सुबह से गायब हो, मैं तुम्हारे लिए परेशान था। ये सब कुछ? मैं उसकी तरफ इशारा करके खामोश हो गया। मुझे मालूमात हासिल करने के लिए मंदिर के अंदर जाना था। चित्रा ने जवाब दिया, यहाँ पंडित, पुजारी और कट्टर हिंदू भी तरह तरह के स्वांग भरते रहते हैं। ऐसे लोग पर शुबा नहीं किया जा सकता। अगर मैं अपनी असल हुलिये में जाती तो मुझे फौरन पहचान लिया जाता। इसलिए मुझे अपने बदन पर कालक मलनी पड़ी। इस तरह मैं मंदिर के अंदर तक पहुंचने में कामयाब होगी। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगी, आज 2 बजे के करीब जब मैं यहाँ से वापस जाने लगी थी तो मंदिर में प्रज्ञाराज के साथ उस शख्स को देखकर चौंक गई थी। उसे देखकर मेरे जहन में दारा के ख्याल उभरा था। हुलिया यही था जो तुमने बताया था। उस शख्स को देखने के बाद मैंने वापस जाने का इरादा तर्क कर दिया। दारा और प्रज्ञाराज कुछ देर हाल में रहे और फिर अंदर चले गए। मैं भी इन्हें मंदिर की राहदारी में तलाश करने लगी, लेकिन वो न जाने कहाँ गायब हो गए थे। और फिर ये मेरी खुशकिस्मती थी कि मुझे एक पंडित मिल गया जो खाने पीने का कुछ सामान उठाए जा रहा था। उसने कुछ सामान मेरे हवाले कर दिया और इसी तरह मुझे अंदर जाने का मौका मिल गया। वो दारा ही था। इन पंडितों के साथ मिलकर ऐश कर रहा है वो हरामी। अच्छे खाने, शराब और खूबसूरत लड़कियां। मैं दिन भर इसके साथ रही। मेरी काली रंगत ने मुझे बचा लिया। अगर मैं असल रंगत या असल रंग रूप में होती तो मैं इन दरिंदों से नहीं बच सकती थी। मैंने पंडितों और पुजारियों के बारे में बहुत कुछ सुना था, लेकिन कभी यकीन नहीं किया था। मगर इसका पहला तजर्बा उस वक्त हुआ जब एक मंदिर में मेरी बेटी की इज्जत को तार तार करके उसे मौत के घाट उतार दिया गया और मेरे शोहर को भी कत्ल कर दिया गया था। और दूसरी मर्तबा आज देखा कि धर्म का प्रचार करने वाले पंडित और पुजारी किस तरह दारू पीकर अपने कपड़ों से बाहर हो रहे थे और वह जवान लड़कियों को इस तरह बम्बोड़ रहे थे जैसे होनहार भेड़िए किसी के बहिए उधेड़ते हैं। मैं तो पूरा वक्त आशर्म से पानी पानी होती रही। कई बार दिल चाहा कि यहाँ से भाग जाऊं, लेकिन इनके बारे में जानने के लिए वहाँ ठहरी रही। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई। वो चंद लम्हे खामोश हुई, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगी, दारा मुसलमान है, लेकिन वो इन पंडितों के साथ इस तरह रह रहा है जैसे वो खुद भी हिंदू हो। दारा बहुत चालाक है। मैंने इसके खामोश होने पर कहा, ऐसे लोगों का कोई धर्म नहीं होता। वो धन को ही अपना धर्म मानते हैं और उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। हाल ही में सोबराज के बारे में क्या मालूम हुआ? उसकी जान किसने ली? दारा कल शाम को यहाँ पहुंचा था। चित्रा ने जवाब दिया, उसने मंदिर में दाखिल होते ही सोबराज को देख लिया था। वो उसे पूरी तरह नहीं पहचान सका था, लेकिन शक में पड़ गया था। उसने पंडित प्रज्ञाराज को इसके बारे में बता दिया था और प्रज्ञाराज के आदमी इसे उठाकर अंदर ले गए थे। इन लोगों की बातों से अंदाजा हुआ है कि सोबराज आसानी से जुबान खोलने को तैयार नहीं हुआ था। उसे तशद्दुद का निशाना बनाया जाता रहा और बिलाहिर उसकी कुव्वते बर्दाश्त जवाब देगी और उसने तुम्हारे और मेरे बारे में बताया। उन्होंने सोबराज को हलाक कर डाला और उसकी लाश मंदिर से दूर वीरान सड़क पर फेंकवा दी। दारा का ख्याल था कि उन्हें रात को ही हमारी कुटिया पर हमला कर देना चाहिए, मगर प्रज्ञाराज ने इसकी मुखालफत की, क्योंकि मेरी बेटी और उसके कत्ल के हवाले से उसका नाम पुलिस की लिस्ट पर आ चुका था। अगर मेरी कुटिया पर हमला करके तुम्हें या मुझे हलाक कर दिया जाता तो पुलिस को कातिल के बारे में अंदाज़ा लगाने में दुश्वारी पेश न आती। इसलिए पंडित प्रज्ञाराज ने यह मंसूबा बनाया कि फ़िलहाल हमारी निगरानी करके हमारी सरगर्मियों पर निगाह रखी जाए और उन्हें ख़त्म करने के लिए बाद में कोई मंसूबा बनाया जाए। लेकिन दारा को कैसे शुबा हुआ कि सोबराज मेरे साथ मिला हुआ है? मैंने कहा, यह सब कुछ मुझे उनकी बातों से ही मालूम हुआ है। चित्रा ने जवाब दिया। दारा सोबराज को देखकर हैरान हुआ था। उसी ने पंडित प्रज्ञाराज को इसके बारे में बताया तो पंडित ने इसे उठवा लिया। दारा की जिंदगी का इन्हिसार इस बात पर था कि यहाँ उसे कोई पहचानने वाला मौजूद न हो, लेकिन यहाँ सोबराज को देखकर वो परेशान हो गया।
वो प्रज्ञाराज के जरिए इससे निजात हासिल करना चाहता था। और जब सोबराज को दारा और पंडित प्रज्ञाराज के सामने ले जाया गया तो पूछगछ के दौरान सोबराज ने इंकशाफ किया कि तुम भी दारा की तलाश में यहाँ पहुँच चुके हो। इस तरह दारा को न सिर्फ तुम्हारे बारे में पता चल गया बल्कि सोबराज को भी अपनी ज़िंदगी से हाथ धोने पड़े। इसके साथ ही ये पार्ट अपने एख्तिताम को पहुँचा।